प्यारे दोस्तों, डीएम साहिबा भेष बदलकर भीख मांग रही थीं। तभी दरोगा ने उन्हें किया। गिरफ्तार डीएम साहिबा ने जो किया, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां पर रहने वाली सुनीता की बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत अच्छी थी। लेकिन उनके गांव में लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। सबका यही मानना था कि लड़कियों को चूल्हा चौंका सिखाओ और जल्दी से जल्दी उनकी शादी करवा दो। सुनीता के माता पिता भी यही सोच रखते थे, जिस वजह से 7वीं तक सुनीता को स्कूल भेजने के बाद उन्होंने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी। लेकिन सुनीता भी बहुत जिद्दी थी। उसने अपने माता पिता से जिद की और जैसे तैसे 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करी। लेकिन उसके बाद उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया गया। सुनीता आगे और पढ़ना चाहती थी। उसका सपना एक डीएम ऑफिसर बनना था, लेकिन कोई भी उसके सपनों की वैल्यू नहीं समझ रहा था। उसके पिता का कहना था, हम तुम्हारी शादी ऐसी जगह कराएंगे कि तुम आगे भी पढ़ाई कर पाओगी। जिस वजह से उसने शादी करने के लिए हामी भर दी। तभी उसकी मुलाकात विनोद से हुई। विनोद एक बहुत अच्छे घर परिवार से था, जिनकी काफी जमीनें थीं और उनका ढाबा संचालन का बिजनेस था। सुनीता ने शादी करने के लिए एक शर्त रखी कि वह शादी के बाद भी पढ़ाई करना चाहती है और एक बड़ी ऑफिसर बनना चाहती है। विनोद ने भी सुनीता की शर्त मान ली और बहुत अच्छी तरह से दोनों का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन शादी के बाद विनोद अपनी शर्त भूल गया और सुनीता भी घर के कामकाज में व्यस्त हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर से उसे अपने सपने ललकार रहे थे। वह जिंदगी में सिर्फ चूल्हा चौंका नहीं करना चाहती थी, कुछ बड़ा बन के दिखाना चाहती थी। जिस वजह से उसने विनोद से कहा कि मैं अब पढ़ना चाहती हूँ, डीएम ऑफिसर बनना चाहती हूँ। लेकिन विनोद अपनी बात से मुकर गया। जब भी वह पढ़ाई करने जाती, कोई काम आ जाता या उसके सास ससुर उसको पढ़ाई करने से रोक दिया करते थे और ताने मारते थे। जिस वजह से सुनीता बहुत परेशान हो चुकी थी। एक ओर सपनों की उड़ान थी और दूसरी ओर पति का सम्मान। दोनों में से किसी एक को चुनना था। धीरे धीरे इस वजह से दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे। सुनीता समझ चुकी थी कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो शादी के बंधन से छुटकारा पाना होगा। एक दिन रात्रि को वह बिना किसी को बताए चुपचाप अपना सामान बांधकर दिल्ली रवाना हो गई। सुबह जब विनोद ने देखा कि सुनीता घर छोड़कर भाग गई है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ढूंढने का उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। इधर सुनीता आजाद हो चुकी थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीवन से मेहनत कर रही थी। उसने डीएम ऑफिसर बनने के लिए दिल्ली के एक बहुत बड़े कोचिंग संस्थान में दाखिला लेना चाहा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसी बीच एक एनजीओ द्वारा अच्छी मार्कशीट पर उसे स्कॉलरशिप मिली और उसने रात दिन मेहनत करना शुरू कर दिया। सुनीता किसी भी हाल में यूपीएसएससी की परीक्षा पास करना चाहती थी, क्योंकि वह समाज को, अपने गांव को और अपने पति को यह बताना चाहती थी कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। वह केवल चूल्हे चौके के लिए नहीं बनी होती। लेकिन पहली बार में उसका यूपीएसएससी क्लियर नहीं हुआ, जिसके बाद उसके अंदर बहुत निराशा थी। दुनिया के लिए तो सुनीता मर चुकी थी, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि जरूर उसे कुछ हो गया है या ससुराल वालों ने उसे गायब कर दिया है। लेकिन इधर सुनीता अपने सपनों की लड़ाई लड़ रही थी। उसने एक बार फिर से यूपीएसएससी के लिए प्रयास किया। इस बार और ज्यादा मेहनत की, रात दिन एक कर दिया और इस साल आखिरकार उसका यूपीएसएससी में सिलेक्शन हो ही गया। उसने अपना इंटरव्यू भी बहुत अच्छी तरह से निकाला, क्योंकि उसने जिंदगी की लड़ाइयां से बहुत कुछ सीखा था। उसके अंदर वह सारे गुण थे जो डीएम के तौर पर होने चाहिए। इसलिए उसने इंटरव्यू पास कर लिया और उसकी नियुक्ति बिहार के क्षेत्र में हो गई। लेकिन जब सुनीता का यूपीएसएससी में सिलेक्शन हो गया, तो चारों ओर इसकी चर्चाएं होने लगीं। अखबार में भी उसके फोटो आ गए, जिससे गांव वालों को भी, उसके माता पिता को और उसके पति को इस पूरी सच्चाई के बारे में पता चल गया और वे सुनीता से मिलने ने आए। लेकिन सुनीता ने अपनी ड्यूटी को न अपना फर्ज बताते हुए सभी के साथ जाने से इनकार कर दिया और उसके पास पावर थी, जिस वजह से कोई भी उसका विरोध भी नहीं कर पाया। विनोद भी अपना छोटा सा मुंह लेकर वहां से चला गया। अब सुनीता अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से अच्छी तरह से कर रही थी। समय के साथ उसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। उसके पास एक बड़ी गाड़ी थी, ड्राइवर था
और अब सुनीता के पास सब कुछ था। जब एक दिन वह नल पर अपनी कार के अंदर बैठी हुई थी, तभी एक छोटा सा बच्चा उसके कार के दरवाजे को खटखटाने लगा। जब उसने कार का शीशा नीचे किया, तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा उससे पैसे मांग रहा है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े बहुत फटे हुए थे और एक हाथ टूटा हुआ था। सुनीता को उसके ऊपर तरस आ गया कि आखिर उसके माता पिता कहाँ हैं। सुनीता, जो कि एक डीएम ऑफिसर थी, वह कार से बाहर उतरी और चारों ओर उसके माता पिता को ढूंढने लगी। लेकिन उस बच्चे का कहना था कि मैं अनाथ हूं और मैं इसी तरह से सिग्नल पर भीख मांगता हूं। मेरे कई और साथी हैं जो इधर उधर सिग्नल पर भीख मांगने का काम करते हैं। सीमा ने सुनीता ने उन सभी बच्चों को एक एक करके ढूंढा, तो किसी का हाथ नहीं था, किसी का पांव नहीं था, किसी की हाथों की उंगलियां नहीं थीं और किसी किसी बच्चे का पैर का अंगूठा तक कटा हुआ था। सीमा को समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह सभी बच्चे इस जगह पर कहाँ से आए और इनके माता पिता कहाँ हैं। तब राजू नाम के एक बच्चे ने हिम्मत करके बताया कि हम सभी पहले ऐसे नहीं थे। हम एक अच्छे घर के बच्चे हैं, लेकिन एक समय पर हमारा जबरदस्ती अपहरण किया गया और हमें इस दलदल में फेंक दिया गया, जहां जानबूझ करके बच्चों को परेशान किया जाता है, उनके हाथ पांव काटे जाते हैं ताकि उनसे भीख मंगवाई जा सके। उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उन्हें अपाहिज किया जाता है और कुछ गुंडे लोग हैं जो इसी तरह बच्चों का अपहरण करके उनसे भीख मंगवाने का काम करते हैं और खुद मोटी कमाई रखते हैं और हमें खाने के तौर पर रोजाना रूखी सूखी रोटी दी जाती है। उन्होंने हमें धमकी भी दी है कि अगर हम यह सच्चाई किसी को बताते हैं या कहीं पर भाग जाते हैं, तो अगली बार वह हमें ढूंढकर जान से मार देंगे। इसीलिए मजबूरी में हमें सिग्नल पर भीख मांगनी पड़ती है। ये सच्चाई सुनकर सुनीता के रोंगटे खड़े हो चुके थे। आज के इस दौर में इंसानियत इतनी ज्यादा गिर सकती है, जहां छोटे बच्चों का अपने फायदे के लिए इतना बड़ा इस्तेमाल हो रहा था। ये वास्तव में बहुत हैरान करने वाली घटना थी, लेकिन सुनीता इस घटना के पीछे छुपे आरोपियों को सामने लाना चाहती थी, क्योंकि वह एक सच्ची डीएम ऑफिसर थी। वह किसी भी हालत में चुप नहीं बैठ सकती थी। इसलिए उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सुनीता ने बचपन से ही बहुत गरीबी देखी थी। वह पढ़ना लिखना भी चाहती थी, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। वह इन बच्चों में अपना ही बचपन देख रही थी। वह समझ रही थी कि इन्हें भी पढ़ने लिखने का अधिकार है। ये इस तरह से भीख मांग रहे हैं, तो उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसके बाद सुनीता ने एक योजना बनाई, जिसमें उसने एक पागल लड़की का भेष धारण कर उसके कपड़े थोड़े बहुत फटे हुए थे। उसकी आवाज बहुत ज्यादा पागल थी। उसने बनाई थी और वह उसी ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने का काम कर रही थी। उसका उद्देश्य था उस गैंग के अंदर घुसना जो बच्चों से सब काम करवा रही थी। उसने अपनी सारी शान को साइड में रखकर बच्चों के हित की खातिर भीख मांगने जैसा काम किया। जिसके बाद रात्रि में जब सभी बच्चे भीख का पैसा लेकर उन गुंडों के अड्डे पर पहुंचे, तो सभी बच्चों के साथ सुनीता भी एक बिखरण के वेश में उस अड्डे पर पहुंची। तभी गुंडों ने देखा कि यह तो कोई और लड़की है कि उम्र भी ज्यादा है। आखिर तुम यहाँ कैसे आई? लेकिन सुनीता तो पागल बनने की एक्टिंग कर रही थी। तब उन गुंडों को लगा कि ये तो हमारे लिए और फायदे की दुकान है, इसका तो हम और ज्यादा फायदा उठाएंगे। पागल औरत को देखकर लोग ढेर सारा पैसा देंगे। तब उन गुंडों ने सुनीता को कुछ खाने को दिया और कहा कि अब तुम्हें रोजाना इन बच्चों के साथ ट्रैफिक सिग्नल पर जाना है और जितना भी पैसा सुबह शाम इकट्ठा होता है, वह यहाँ लाकर जमा कराना है। तुम्हें सुबह शाम खाने को दिया जाएगा और सोने के लिए छत प्रदान की जाएगी। तभी सुनीता ने देखा कि रात्रि में कई और बच्चों को, जिनकी उम्र मात्र 8 से 10 वर्ष थी, अपहरण करके लाया गया था, जिनके कपड़े बहुत अच्छे थे और वह बच्चे बहुत अच्छे घराने के लग रहे थे, लेकिन जानबूझ करके उन बच्चों को अपंग बनाया जाता था। उनके हाथ पैर तोड़े जाते थे ताकि लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा भेज दें। इस अत्याचार को सुनीता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्हें उन सभी गुंडों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने थे। उसे एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करना था, जिसके लिए वह एक छोटा कैमरा लाई थी, जो उसने अपने कपड़ों पर लगा लिया। जब सुबह हुई, तो अपने कटे फटे कपड़ों पर सुनीता ने वही स्टिंग ऑपरेशन वाला कैमरा लगा लिया। तभी सामने की ओर सुबह सुबह बच्चों की एंट्री हो रही थी, जो भीख मांगने के लिए निकलने वाले थे। सुनीता ने बच्चों की तरह अपनी भी एंट्री कराई और सिग्नल पर भीख मांगने के लिए रवाना हुई।
उसने उस अड्डे की सारी वीडियोग्राफी कर ली थी। साथ ही साथ उसने सिग्नल पर भीख मांगते हुए अलग अलग बच्चों की भी वीडियोग्राफी निकाल ली थी। उस दिन राजू नाम का एक बच्चा, जिसकी उम्र 11 वर्ष थी, जिसने इन गुंडों की सच्चाई सिग्नल पर सुनीता को बताई थी। उसके साथ मिलकर सुनीता ने एक योजना बनाई। उस दिन वे लोग रात्रि में पुनः अड्डे पर पहुंचने की बजाय पुलिस स्टेशन पहुंच गए। सुनीता ने उस बच्चे को हिम्मत दी कि अगर तुम कोर्ट में इन लोगों के खिलाफ गवाही दोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कोई भिखार नहीं, बल्कि एक डीएम ऑफिसर हूं। यहां पर जितने भी पुलिस वाले हैं, सब तुम्हारे साथ है। और तुम अगर गवाही देते हो, उनकी सच्चाई बताते हो, तो हम सबका पर्दाफाश करके वहां से एक एक बच्चे को बाहर निकाल लाएंगे। राजू काफी हिम्मत वाला था। उसने गवाही देने के लिए हाँ कर दिया। उसे डीएम साहिबा पर भरोसा था और वहां खड़े हुए कई सारे पुलिसकर्मी उसे हिम्मत दे रहे थे। लेकिन रात्रि के समय जब राजू भीख के पैसे लेकर अड्डे पर नहीं पहुंचा, तो सभी गुंडों में अफरा तफरी मच गई। वे सोचने लगे, आखिर वह बच्चा कहाँ गया? अगर वह पुलिस स्टेशन चला गया या गलत हाथों में लग गया, तो हमारा पर्दाफाश हो सकता है। इसीलिए चारों ओर उन्होंने राजू को ढूंढना शुरू कर दिया। इतने में उन्हें याद आया कि वह भिखार भी आज भीख के पैसे लेकर नहीं लौटी है। शायद किसी ने हमारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली है। जब वे सभी लोग सभी बच्चों को किसी दूसरी जगह पर भेजने का फैसला कर चुके थे, तब टेम्पो में एक एक करके बच्चों को भरा जा रहा था। लेकिन तभी वहां पर पुलिस की दस्तक हो गई। उस पुलिस दल के साथ डीएम साहिबा और 11 वर्षीय राजू भी मौजूद था, जिसने संडे की जानकारी पुलिस वालों को प्रदान की थी। लेकिन जितने भी गुंडे थे, वह बहुत ज्यादा अक्कड़ दिखा रहे थे। उनका कहना था, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि किसी बच्चे में हिम्मत नहीं है कि वह हमारे खिलाफ गवाही दे सके। उन्होंने राजू को भी धमकी दे दी कि अगर तुमने हमारे खिलाफ गवाही दी, तो हम तुम्हारे माता पिता को मार डालेंगे। जिसके बाद राजू बहुत ज्यादा डर गया और उसने गवाही देने से मना कर दिया। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी, क्योंकि वीडियोग्राफी में इतने ज्यादा सबूत मौजूद नहीं थे। राजू की गवाही ही इन गुंडों को हवालात के पीछे डाल सकती थी। उसे अपने माता पिता के लिए डर लग रहा था, लेकिन राहुल की यह हिम्मत देखकर बाकी सब बच्चों की भी हिम्मत जाग चुकी थी। वे समझ गए थे कि अब समय है खुद के लिए लड़ने का, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। उनके हाथ पैरों को काट दिया गया था। उन्हें अपंग अपाहिज बना दिया गया था। अगर आज भी वह छोटे बच्चे अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते, तो उनकी पूरी जिंदगी भीख मांगने में चली जाती। तो एक एक करके सभी बच्चों ने आवाज उठाना शुरू किया कि वह गवाही देने को तैयार है। इतने सारे बच्चों को उत्साहित देखकर कि राजू के अंदर भी हिम्मत जागी और सभी बच्चे गवाही देने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन अदालत में उन गुंडों को पेश किया गया और सामने कटघरे में सभी बच्चों को बुलाया गया और सबका एक ही कहना था कि बचपन में कई सालों पहले हमें जबरदस्ती हमारे घर के बाहर से उठा लिया गया था। कोई बच्चा 3 साल से, कोई 5 साल से, तो कोई 7 साल से इन गुंडों के कब्जे में था और भीख मांगने का जबरदस्ती कार्य कर रहा था। इनके द्वारा हमारे शरीर के अंगों को भी नष्ट किया गया है। जानबूझकर हमें अपाहिज बनाया गया है, जो जिंदगी भर के लिए हमारे दुख का कारण बनेगा। हम यही चाहते हैं, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि आगे यह किसी भी बच्चे की जिंदगी खराब ना कर पाए। इतने बड़े सबूतों को उन बच्चों की गवाही से और डीएम साहिबा द्वारा की गई वीडियोग्राफी से सारी सच्चाई सामने आ गई और उन अपराधियों को 12 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद चारों ओर हड़कंप मच गया और जितने भी अपराधी थे, सभी सही रास्ते पर आ गए। वास्तव में डीएम साहिबा ने अपनी शान और शौक को साइड में रखकर जो भिखारी का भेष बदला है, उसी कारण से यह सच्चाई सबके सामने आ पाई। हमारे समाज को ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ अफसरों की जरूरत है, जो केवल घूस नहीं खाते, रिश्वत नहीं खाते, बस अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और अपने अधिकार को समझकर सामान्य मनुष्यों को भी उनका अधिकार दिलाते हैं। सुनीता बचपन से गरीबी में पली बढ़ी थी। उसे आगे बढ़ने का कभी मौका नहीं मिला। उसके पति ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसे जिंदगी में करना था आखिरकार, लेकिन उसने उन बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका प्रदान किया, जिसके बाद उसे एक बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।